अक्रॉस द वर्ल्ड अथॉरिटेरियन स्टेट से लेकर सो कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसीज तक बुक्स बैन की जाती रही है। Around the country, efforts to ban specific books. Sharp rise in book ban. Book banning is a growing trend. New wave of book bans. पर की क्या बुक्स इतनी खतरनाक होती हैं? वेल द थिंग इज़ कि किताबें सिर्फ स्टोरीज नहीं मिलती, दे आर आइडियाज़ जो कि इमेजिन करवाते हैं डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट गवर्नमेंट और डिफरेंट हिस्ट्री। और जब आप एक पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। Eine Arbeit für richtig Geld und du glaubst, det er så om noe rimelig. नॉर्थ कोरिया में फॉरेन लिटरेचर रखना इज़ अ क्राइम जिसके लिए आपको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बुक्स ऐसे आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट कैरी करती हैं जो नॉर्थ कोरिया के रिजीम से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। आइडियाज जैसे कि डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस। ऐसे आइडियाज़ किसी अथॉरिटेरियन इम्यून सिस्टम के लिए वायरस की तरह होते हैं। और सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही नहीं, अराउंड द वर्ल्ड कई सारी कंट्रीज़ में सर्टेन बुक्स को बैन किया जाता है। और इससे पता चलता है कि बुक्स कितनी पावरफुल होती हैं एंड पावर स्कैर्स पीपल। रिसेंट ईयर्स में बुक्स को बैन किए जाने में एक राइज आया है और ये नंबर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और बुक्स का थ्रेट बन के सामने आना मॉडर्न टाइम की या आजकल के नेशंस की दिक्कत नहीं है। बुक्स हमेशा से खतरा रही उन लोगों के लिए जो पावर में रहे, और बुक्स पर बैन या उन्हें मिटाने की कोशिश हमेशा से की गई। फिफ्टीन सेंचुरी में प्रेस के इन्वेंशन के बाद लोगों के लिए अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करना बड़ा ईजी हो गया, और इसी के साथ पूरे यूरोप में नए आइडियाज़ फैलने लगे। और चर्च को ये बात पसंद नहीं आई, और अपनी अथॉरिटी को बनाए रखने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च ने इंडेक्स लिब्रोरम प्रोहिबिटोरम यानी कि इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स को इशू किया, जो कि बैन बुक्स की एक लिस्ट थी। और ईयर 1566 से 1960 तक यानी कि पूरे 400 सालों तक ये इफेक्ट में रहा। अब सवाल ये उठता है कि कैसे कोई बुक अथॉरिटीज़ के लिए ऐसा पैनिक क्रिएट कर देती है। पहली नज़र में तो सभी बुक्स एक जैसी लगती हैं, दे आर जस्ट बुक्स, सिंपल स्टोरीज। पर कई बार ये स्टोरीज इतनी सिंपल नहीं होती है। कई बार बुक्स लोगों को पॉलिटिकल थ्योरीज, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस और अल्टरनेटिव वे ऑफ थिंकिंग से इंट्रोड्यूस करवाती हैं, जो लोगों को इंकरेज करता है टू क्वेश्चन अथॉरिटी, डिमांड राइट्स एंड थिंक क्रिटिकली। एक रिजीम में लोगों का ऐसा करना एक बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि अगर लोग सवाल पूछेंगे तो वो अथॉरिटीज़ के हर काम पर सवाल उठाएंगे, वो सही गलत में तुलना करेंगे, और ना सिर्फ अपने बल्कि औरों के राइट्स के लिए भी आवाज़ उठाएंगे, और उठती हुई आवाज़ें पतन का कारण बन सकती। फॉर एन एग्जाम्पल, बुक्स जैसे कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऐसी बुक्स हैं जिन्होंने एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज किया और कई सारी मूवमेंट्स को इंस्पायर भी किया। कई बार बुक्स गवर्नमेंट के करप्शन को एक्सपोज कर देती, तो कभी ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ को। इसलिए अथॉरिटेरियन स्टेट्स में बुक्स को बैन किया जाता है या कई बार सेंसर या रीराइट करवाया जाता है, ताकि आवाज़ों को कभी उठने ही ना दिया जाए। एंशिएंट चाइना में चाइना की यूनिफिकेशन के बाद एम्परर किन शी हुआंग के चांसलर ने एम्परर को सजेस्ट किया कि एज अ एम्परर उन्हें थ्रोन में बने रहने के लिए सभी हिस्टोरियंस के वर्क्स को जला देना चाहिए। और एम्परर से परमिशन मिलने के बाद चांसलर ली शी ने एक ऑर्डर इशू करवाया, जिसमें स्टेटमेंट दी गई कि अगर किसी के पास भी सिजिंग और सुजिंग या फिर 100 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी का कोई भी राइटिंग वर्क हो तो उसे वो गवर्नर या कमांडेंट को जलाने के लिए सौंप दे। कोई भी सिजिंग या सुजिंग पर चर्चा करने की हिम्मत करेगा तो उसे पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। जो कोई भी हिस्ट्री से कंपेयर करते हुए प्रेजेंट टाइम को क्रिटिसाइज करेगा, उसकी फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इसके बाद 213 BC में ना सिर्फ बुक्स जलाई गई, बल्कि 460 कन्फ्यूशियन स्कॉलर्स को जिंदा दफन भी कर दिया गया। इस पूरे इंसिडेंट पर जो बात गौर करने वाली है वो है चांसलर ली सी की स्टेटमेंट का ये पार्ट। जो कोई भी हिस्ट्री से कंपेयर करते हुए प्रेजेंट टाइम को क्रिटिसाइज करेगा, उसकी फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से पता चलता है कि रूलिंग गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है अगर लोग सिर्फ बीते हुए वक्त से अपने प्रेजेंट टाइम को कंपेयर करें या उसे क्रिटिसाइज करें। इसीलिए बुक्स को हमेशा से मिटाने की कोशिश की गई। बट नाउ हियर्स द ट्विस्ट अंडरस्टूड। बुक्स को बैन कर देने पर गवर्नमेंट या अथॉरिटी को लगता है कि बुक्स लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, पर होता उसका उल्टा है। क्योंकि जब कोई बुक बैन की जाती है तो लोग इस बात को लेकर क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर बुक में ऐसा क्या है जिस वजह से बुक को बैन किया गया है। और ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है हम वही चीज़ करते हैं। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि बुक के अंदर कुछ ऐसा है जो वर्थ फाइंडिंग है, और इस तरह से बैन की गई बुक की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और लोग उसे कैसे न कैसे करके पढ़ ही लेते हैं। साउथ अफ्रीका में मूवमेंट्स के दौरान एक्टिविस्ट बुक्स जैसे कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और द नेटिव सन ऐसी बुक्स को स्मगल किया करते थे। नाजी जर्मनी में बैन किए गए ऑथर जैसे कि थॉमस मैन, दे बिकम द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ तक कि आज भी इराक और बेलारूस जैसी कंट्रीज़ ने बुक्स को स्मगल किया जाता है, जो आज भी वहाँ चल रही मूवमेंट्स को जिंदा रखती। हालांकि अब ये लड़ाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में शिफ्ट हो चुकी है। वेबसाइट जैसे कि जी लाइब्रेरी और इंटरनेट आर्काइव्स ये डिजिटल बैटलग्राउंड बन चुके हैं,
जो लोगों को बुक्स के फ्री एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं। अथॉरिटेरियन स्टेट्स में लोग वीपीएन का यूज़ करके बैन बुक्स को पढ़ते हैं। कई सारी जगहों में लोग बैन बुक्स के क्लब बना रहे हैं, तो कहीं अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज बना रहे हैं। द थिंग इज, नो मैटर हाउ हार्ड अथॉरिटीज ट्राई, फिर चाहे बुक्स को सेंसर करके या बैन करके या फिर किसी और तरीके से, पर बुक्स नए आइडियाज़ को स्प्रेड करते रहेंगी। गलत के लिए आवाज़ उठाना या लोगों को उनके राइट्स के लिए लड़ने की ताकत देना, बुक्स अपना काम करते रहेंगी।